अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कहानी मसीहा की 11वीं किस्त पेश खिदमत है, तवज्जो फरमाएं। कुमुदनी को मुंदरिका सिंह और मालती देवी की गुफ्तगू से यह एहसास हो गया था कि उसकी चची मालती के ख्यालात काफ़ी हद तक उसके हक़ में बेहतर हैं और रवैया भी नर्म है, मगर मुंदरिका सिंह उसकी निगाहों में पहले ही से मशकूक रहा था, जिसका उसे अब बय्यन सबूत भी मिल चुका था। बिलाशुबा वो बहुत बड़ा मक्कार और मफाद परस्त था। ज़मीन जायदाद से लेकर महताब खान से उसकी मोहब्बत का दुश्मन था, लिहाजा उससे होशियार रहने की ज़रूरत थी। चुनांचे पहली होशियारी उसने ये दिखाई थी कि ज़ेवरात के मुतालिक झूठ का सहारा लिया था। अगर वो ज़ेवरात साथ लाई होती तो बिलाशुबा व बिला उज़ुर वो उसे अपनी तहवील में ले लिया होता, क्योंकि विधवा होने के बाद ज़ेवरात की अहमियत भी मुंदरिका सिंह की निगाहों में कुमुदनी की ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी थी। अलबत्ता एक मशवरा जो उसने दिया था वो कुमुदनी के हक़ में बेहद उम्दा और मुफीद था। एमए की तालीम मुकम्मल करने और मुजफ्फरपुर में ही क़याम पजीर होने का मशवरा। बासूरत कुमुदनी ने रामलाल दास राम प्यारी देवी और उसकी बहू को तलब किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो शेरपुर की हवेली की अच्छे ढंग से साफ़ सफाई करके आएँ। घर की चाबी और उनके खर्च के लिए पैसे देकर घोड़ा गाड़ी से ही मुजफ्फरपुर भेज दिया था। बहरहाल दूसरी जानिब मुंदरिका सिंह को भी हैरत हो रही थी कि मासूम वो कमगो लड़की जिसने उसके सामने कभी अपना मुंह नहीं खोला था, उसकी ज़ुबान अचानक इतनी लंबी और ताकतवर कैसे हो गई थी। वो इतनी जल्दी अपनी खुददारी जाहिर करने पर किस बदौलत आमादा हो चुकी थी। कुमुदनी के बोले हुए कुछ अल्फाज बार बार उसकी समात से टकराते रहे थे, लिहाजा वो अपने आप में बोल्ड होने के बावजूद किसी हद तक उलझन व परेशानी में मुब्तला हो गया था। कुमुदनी ने चूँकि रामलाल दास, उसकी बीवी राम प्यारी देवी और घोड़ा गाड़ी अपने साथ मुजफ्फरपुर में रखना चाहा, लिहाजा मुंदरिका सिंह खुफिया तौर पर राम प्यारी देवी को माली ताबून का लालच देकर कुमुदनी पर कड़ी नज़र रखने की ताकीद की थी। चूँकि मुंदरिका सिंह बरसों पहले अपने रोब व दबदबे की बदौलत अपनी मक्कारी से राम प्यारी देवी के न चाहते हुए भी उसके साथ 2-4 बार अपना बिस्तर गर्म कर चुका था, इसलिए उसे यकीन था कि वो उसकी हिदायत पर हर मुमकिन अमल करेगी। जबकि रामलाल और उसके ख़ानदान के हर अफराद के लिए कुमुदनी बेहद अजीज़ थी, क्योंकि चंद्रिका बाबू व यशोदा देवी ने उन लोगों को कभी कोई कमी नहीं होने दी थी। उन्हें हमेशा गरीबों से मोहब्बत व हमदर्दी रही थी। बासूरत कुमुदनी अपनी ज़रूरियात के मुकम्मल असबाब और 30,000 रुपये नकद लेकर अपने माँ के नाम की हवेली में रामलाल दास व राम प्यारी देवी के साथ आकर क़याम पजीर हो गई थी। रामलाल व उसकी बीवी हर वक्त उसकी खिदमत के लिए पेश थे। मुजफ्फरपुर आते ही सबसे पहले उसने एलएस कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर अपने महबूब की सुराग में लग गई। आइए अब मैं महताब खान का जिक्र कर रहा हूँ। वाज़े हो कि अंग्रेज़ी दवा की दुकान खोलने के लिए बी फार्मा की डिग्री की ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में श्री प्रभु दयाल जी के घर मीटिंग में खुद उनके बेटे रंजन कुमार, चंदन कुमार, महताब खान, जसीम अहमद और सूरज कुमार सिंह मौजूद थे। चूँकि महताब खान के पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था, ये और बात थी कि वो हर तरह से बासलाहियत था, क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल का तालिब इल्म रहा था और जंगलों की आबादी में भी रोज़मर्रा के सामानों से भरे जो ठोंगे आते रहे थे वो गैर ज़रूरी कागजात के बने होते थे और वो ज़्यादातर इंग्लिश हिंदी में छपे होते थे, जिसे अक्सर महताब खान सीधा कर लेता और उसे पढ़ा करता था। ऐसे में जो अल्फाज और उसका मानी मफहूम उसकी समझ में नहीं आता, वो डर डर कर शेख जमशेद से दरियाफ्त करता था। अगरचे जमशेद को उसके इस फेल पर कुफ्त महसूस होता, ताहम वो भारी मन से ही सही मगर बता दिया करता था। लिहाजा वो अच्छी खासी अंग्रेज़ी जानता भी था और फर्राटे से बोलता भी था। रही अब यहाँ दुकान खोलने की बात, तो महताब खान ने सबों से फैसला कुन लहजे में कहा, दुकान मेरे भाई जसीम अहमद के नाम होगी, क्योंकि वो बी फार्मा का जीनियस तालिब इल्म है और उसका आखिरी साल भी है। एग्ज़ाम को बस चंद माह रह चुके हैं। लिहाजा प्रभु दयाल जी की हिदायत पर उनके अलावा सभी जवान ड्रग्स ऑफिस पहुँचे। वहाँ कारकर्दगी पर मामूर कर्मचारी व ऑफिसर से मिले तो महताब खान से मुतारुफ होकर स्टाफ के हर अशखास
बेहद खुश हुए और डिग्री को गौण रखते हुए जसीम की तालीमी नौयत के मुताबिक उसके नाम लाइसेंस बना दिया गया। बातों बातों में एक अफसर ने महताब खान और दीगर लोगों के सामने यह भी जिक्र किया कि अक्सर लोग दीगर लोगों के डिग्री भाड़े किराए पर लेकर भी लाइसेंस हासिल करते हैं। बहरहाल सभी लोगों ने महताब खान के कारनामे और उसकी मेहनत व लगन को सराहा और शुभकामनाएं व्यक्त की। प्रभु दयाल जी ने पहले ही 1000 रुपये पेशगी माहाना के तौर पर दुकान ले ली थी, जिसका एग्रीमेंट पेपर भी महताब खान ने जसीम अहमद के नाम ही बनवाई थी, जिस पर किसी को कोई एतराज़ की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो जसीम और शमीम के लिए सिर्फ भाई ही नहीं बतौर फ़राइज़ बाप का किरदार भी ले रखा था। चुनांचे जसीम काफ़ी मसरूफ़ हो गया। दो सीनियर सेल्समैन जो जसीम का वाकिफ़कार था, जसीम के साथ महताब खान की दुकान में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की, तो उसने महताब खान से इजाज़त लेकर उन्हें रख लिया, जिसकी ज़रूरत भी थी। और इस तरह हिंदुस्तान की कई मशहूर मारूफ कंपनियों को ऑर्डर भेजी गई और दुकान के पते पर अद्वियात के पार्सल आने लगे। दुकान पर जो बोर्ड लगाई गई थी उस पर SN खान मेडिकल हॉल दर्ज था, यानी शादाब नसीमा खान मेडिकल हॉल। 2 दिनों बाद ही दुकान का उद्घाटन हुआ, जिसमें जूरन छपरा में मुकीम तमाम लेडीज़ जेंट्स डॉक्टर्स के अलावा शहर के चप्पा चप्पा से डॉक्टरों को मदऊ किया गया था और इस कारकर्दगी को रंजन व चंदन कुमार ने अंजाम दिया था। खुद महताब खान ने महकमा पुलिस के कई आला अफसरान की खिदमत में कार्ड अरसाल किया था, जिसमें SP, DSP और सदर थाना के हर छोटे बड़े अफसरान पेश थे। महताब ने ड्रग्स ऑफिस के तमाम कर्मचारी व अफसरान को भी मदऊ किया था। बदसूरत दुकान क्या चली, हाजतमंद खरीदारों का मेले जैसा समय बदलने लगा और सावन भादों के बरसात की तरह रुपए बरसने लगे। सारी जिम्मेदारी जसीम पर थी। अगरचे उसे कॉलेज जाना होता तभी महताब खान काउंटर पर बैठता था। चुनांचे एक दिन वो तन्हा ही रहमत नगर पहुंचा। 2 घंटे रुककर मामी व शमीम को मुजफ्फरपुर उनके सारे सामानों के साथ ले आया और खस्ता हाल मकान में ताला डलवा दिया था। कुमुदनी के जेवरात अब तक दिलशाद बानो की निगहबानी में ही थे। रहमत नगर के अनगिनत मर्दो खातीन महताब खान से मिलने आ गए थे। सबों ने महताब की बरकरारी से तरक्की और दिलशाद बानो व शमीम के शहर में मुंतकिल होने की बातें सुनकर बेहद खुश हुए थे। शमीम अहमद चूँकि मैट्रिक का तालिब इल्म था, लिहाजा महताब खान उसके स्कूल जाकर खुद हेड मास्टर से मिला और साफ गोई से मजबूरियां बयान की, तो हेड मास्टर बेहद मुतासिर हुए, लिहाजा शमीम का सर्टिफिकेट फ़ौरन दे दिया। वैसे हेड मास्टर खुद भी जसीम व शमीम की गुर्बती से पूरी तरह वाकिफ़ थे। चुनांचे अब इसका दाखिला मुजफ्फरपुर के ही द्वारिकानाथ हाई स्कूल में करवा दी गई। दिलशाद बानो और उनके बेटों को नई जिंदगी व एक खुददार और खुदमुख्तार मजबूत इंसान की अथाह मोहब्बत का ठोस सहारा नसीब हो चुका था और वो सभी पूरी तरह मुतमईन व पुरसकून हो चुके थे। फुर्सत के औकात शमीम मेडिकल स्टोर पर ही गुजारने लगा। जसीम उसे ट्रेंड करना चाहता था। एक दिन महताब खान स्टोर पर ही था कि लक्ष्मी का फोन कॉल मिला, तो वो फौरन हवेली पर पहुंचा। लक्ष्मी उसे देखते ही चहक उठी। पहले तो अपने चंदा भैया को जी भरकर दुलार किया, उसके हाथ, गाल, पेशानी और दाढ़ को जज्बाती होकर चूमती रही, तरह तरह की बातें करती रही, जैसे वो बिल्कुल छोटी बच्ची हो। ये देखकर पार्वती देवी और निर्मला फूले नहीं समाती, बल्कि पार्वती देवी ने हंसते हुए तनकीदी लहजे में निर्मला से कहा भी, देख रही हो निर्मला, इस जली भुनी गर्मी में न जाने कहाँ से भागता हुआ आया है मेरा बच्चा। न खाने को पूछा, न कुछ ठंडा गर्म पिलाने की इसे सूझी, बस ले देकर सूखा दुलार है। कभी इधर चूम रही है, कभी उधर चूम रही है, जैसे मेरा लाल कोई इंसान नहीं प्लास्टिक का खिलौना है। उनकी बातें सुनकर निर्मला खिलखिला पड़ी। लक्ष्मी शर्माते हुए हंसकर अपना चेहरा भैया की चकली चौड़ी छाती में छुपा ली थी। फिर दूसरे ही पल निगाहें उठाकर उसके गैर मुतबस्सुम होठों को देखा और भाई की आंखों में आंखें डालकर कहा, भैया आप कभी मुस्कुराएंगे नहीं? अपनी बहन के लिए भी नहीं? क्या भाई के सुंदर होठों पर खेलने वाली हंसी और मुस्कान को देखने की आरजू बहन की नहीं होती? महताब ने संजीदा लहजे में कहा, बिल्कुल होती है मेरी प्यारी गुड़िया।
मगर 13 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गए। हालात ने भैया की ज़िंदगी में ऐसी उद्दम मचाई कि जिसे हंसी और मुस्कान कहते हैं, वो भैया के होठों तक आने का रास्ता ही भूल गई। ये बातें सुनकर सबों को लगा जैसे महताब खान की आवाज़ बहुत दूर से आ रही हो। पार्वती देवी और निर्मला को झुरझुरी सी आ गई। लक्ष्मी अपनी बाहें उसके गले के गिर्द लपेटकर मुंह और आंखें फाड़े उसका चेहरा निहारती रही। तभी उसने महसूस किया कि भैया का चेहरा किसी हद तक यकायक खिल उठा है। उसने मजीद कहा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपके भैया के होठों की हंसी मुस्कान का कुफल खोलने वाली फरिश्ता रहमत मुमकिन है जल्द ही आ जाए। फिर ताल ठोक कर उसी में से अपना हिस्सा जितनी मर्जी हो ले लेना। लक्ष्मी एक बार फिर चहक उठी, बोली, तो बताइए ना, कौन है वो खुशनसीब, कहाँ हैं, कब आएंगी? महताब ने जवाबन कहा, कबल उस वक्त क्या बताऊं, कभी कभी दुर्भाग्यवश उम्मीदों का पासा पलट भी जाता है। वैसे देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। दुनिया उम्मीदों पर ही कायम है ना। मैं भी ऐसी ही उम्मीद से वाबिस्ता हूँ। तब लक्ष्मी ने मचलते हुए फख्र से कहा था, दुनिया में जितनी कौमें हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसी कंवारी लड़कियां होंगी जो मेरे भैया को देखें और उसके अरमान व चाहते अंगड़ाइयाँ न लें। वो अपने नस्ल धर्म ज़ात बिरादरी को न भूल जाएं। खैर, उसने एक लंबा सांस लिया। मैं भी सब्र के साथ इंतज़ार करती हूँ। चलिए आइए थोड़ी देर मम्मी के करीब बैठिए, तब तक मैं निर्मला भाभी के साथ आपके लिए कुछ अच्छे डिश बना रही हूँ। उसने हाथ पकड़कर मम्मी के पहलू में उसे बैठा दिया और फौरन आई कहकर निर्मला के साथ करीब ही किचन में चली गई थी। महताब और आंटी एक दूसरे से बातें करने लगे। बहरहाल गुफ्तगू से महताब खान को एहसास हुआ कि पार्वती आंटी को अपने इकलौते बेटे से जितना खुश और मुतमईन होना चाहिए वो नहीं थी। सूरज को गैर जिम्मेदार और आवारा समझती थी क्योंकि वो लड़कियों का शौकीन था, लिहाजा उन्हें घर की बर्बादी के आसार नजर आ रहे थे। वो बेअंदाजा पैसे खर्च करता था। हालांकि पार्वती देवी ने कभी उससे नहीं पूछा कि आमदनी कितनी हो रही है और अपने पिता के इंतकाल के बाद अकाउंट में क्या इजाफा हुआ है। बहरहाल ये सुनकर महताब खान को अगरचे शदीद सदमा पहुंचा था, बावजूद इसके उसने आंटी को ही समझाया था। कहा था, सूरज बाबू अभी अपनी जवानी के जोम में हैं, रफ्ता रफ्ता खुद ही संभल जाएंगे, घबराएं नहीं। शादी ब्याह हो जाने के बाद सुनता हूँ लोगों को जिम्मेदारियाँ घेर लेती हैं, उसके बाद ही वो ज़िंदगी को करीब से देखते और अपने फ़राइज़ को महसूस करते हैं। चूँकि सूरज को कभी कोई ठेस नहीं पहुँची, दौलत की फरावानी और वालिदैन की शफ़क़त व मोहब्बत में पले बढ़े हैं, लिहाजा मिजाज में शोखियाँ और ख़यालों में आज़ादी का जुनून तो रहेगा ही, और ये उस वक्त तक जब तक वो अपनी ज़िंदगी में तन्हा है। निर्मला व लक्ष्मी की समाअत उन लोगों की जानिब ही मबजूल थी और वो सब कुछ सुन रही थी। पार्वती देवी ने लक्ष्मी के मुतल्लिक कहा था कि उन्हें पहले लक्ष्मी की शादी की फ़िक्र हो रही है, मगर इससे कबल वो एमए करना चाहती है, शायद एडमिशन भी ले लिया है। महताब ने जवाबन कहा, अगर उसकी ख्वाहिश व दिलचस्पी ऊंची तालीम हासिल करने की है तो उसे पढ़ने दें, फिर शादी होगी। वैसे आप बिल्कुल फिक्रमंद न हो। पार्वती देवी ने इत्मीनान बख्श सांस लेकर कहा था, हाँ बेटे, पहले मैं जितनी फिक्रमंद थी खासकर सूरज के मिजाज व फितरत के सबब, अब उतनी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लाल, मेरा चंदा बेटा जो आ गया। बोलते हुए उनकी आवाज़ रुध गई। महताब ने फ़ौरन उन्हें अपनी आगोश में ले लिया और बोला, इंशाअल्लाह मैं आपके मिजाज और उम्मीदों के मुताबिक ही साबित होऊंगा मेरी माँ। उसी आशना लक्ष्मी दस्ती तौलिया में अपना हाथ पहुँचती हुई आ गई, क्योंकि मम्मी की कैफियत का अंदाज़ा उसे हो चुका था। उसने कहा, मम्मी आप खुद को संभालिए, अब भैया आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। निर्मला भी मुख्तलिफ डिश से भरा ट्रे उठाए आ गई तो पार्वती देवी संभल कर बैठ गईं और लक्ष्मी भैया का हाथ धुलाने लगी। दूसरे ही लम्हा महताब, लक्ष्मी और पार्वती देवी एक ही साथ धीरे धीरे खाने में मसरूफ़ हो गए। निर्मला उन्हें फ़ख्र से देखती रही थी कि लक्ष्मी ने कहा, भाभी आप भी जाकर खा लो ना। निर्मला बोली, खा लूँगी रानी, चिंता मत कीजिए। दरअसल वो उन सबों के प्यार से महजूज हो रही थी जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सुख और चैन था। बहरहाल राजेंद्र माझी सुबह 6 बजे मेडिकल स्टोर खोल देता और रात के 10 बजे बंद करता था।
उसकी कारकर्दगी दुकान के लिए मखसूस कर दी गई थी। चूँकि वो 7वीं जमात तक की मामूली तालीम ही सही लेकिन हासिल किया हुआ था, इसलिए दवाओं को जानने समझने की पूरी कोशिश करता था। मुख्तसर ये कि उसकी बिरादरी के जिन लोगों को उसकी फ़िक्र थी, उसे महताब खान ने दूर कर दिया था। महताब खान ने जसीम से हिदायत कर रखी थी कि रोज़ाना जितनी दवाएं फ़रोख्त होती हैं उससे परसेंटेज जो मुनाफा होता है उसका निस्फ हिस्सा रोज़ाना प्रभु दयाल अंकल के नाम पर अलग इकट्ठा करें। वो चाहता था कि उनके जो भी रकूमात उसकी ज़ात में खर्च हुई हैं उसे सबसे पहले अदा कर देनी है, क्योंकि वो खुद भी बिजनेसमैन हैं, उनके पैसे बैठे नहीं रहते होंगे। दूसरी बात ये कि उसे बखूबी एहसास था कि आपस में जितनी भी मोहब्बत व हमदर्दी क्यों न हो, लेकिन मामला जब पैसों का हो तो मोहतात रवि ज़रूरी होती है। और उसे इस तरह के एहसासात मरहूम अब्बू जान व दादा जान की सोहबत से अहद तिफली में ही हो चुके थे। बरसूरत गणेश और राजिंदर के लिए उसने उसकी उम्मीदों से ज़्यादा तनख्वाह जसीम पर वाजे कर दिया था। सेल्समैन भी काफ़ी पुरसुकून थे, क्योंकि दूसरी जगह उन्हें जो कुछ मिलता था उससे 500 रुपये वो जायद ही महताब ने मुकर्रर किया था। हर 15 दिनों पर तनख्वाह की रकम उन सबों को अदा करते रहने की जसीम को सख्त ताकीद थी। ज़रूरतन अगर किसी को एडवांस और पेशगी की ज़रूरत पड़ती है तो महताब खान ने भाई को इजाज़त दे रखी थी कि बिला उज़ूर बिला झिझक वो उनका ताउन करें। गणेश अपना और अपने बेटे का खाना जो उनकी ख्वाहिश होती खुद ही अलग बना लिया करता था, जिसे कभी कभी महताब खान मांग देता तो सभी लोग हंसने लगते और राजिंदर व गणेश तो उसकी ऐसी फरमाइशों पर कुर्बान जाने को तैयार हो जाते थे। ख़ासकर गैर मुस्लिमों के यहाँ जो सब्जियाँ खा मर्द बनाए या खातिन, उसका जायका ही हम मुस्लिमों के घर में बनने वाली सब्जियों से अलग होती है। माफ़ करेंगे, मैं मुआज़ना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो हकीकत है उसे साफ गोई से बयान कर रहा हूँ। अलबत्ता गोश्त और मछली की जो बात है वो उनसे बेहतर हम मुस्लिमों के यहाँ बनता है। ऐसा हमारे कई गैर मुस्लिम दोस्त और ऊंची नीची दोनों ही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास खुद ही बयान करते रहते हैं। खैर चलिए, अब आपको मैं एक शाम का दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ जिसका ताल्लुक़ आपके अजीज़ महताब खान की ज़ात से ही है। वाज़े हो कि पक्की सराय चौक से पूरब की जाने वाली सीधी सड़क जेल रोड कहलाती है। एक शाम 5 बजे प्रभु दयाल अंकल के घर से वापस आते हुए उसे चौक पर गाड़ी रोकना पड़ी, क्योंकि दूर तक उस रोड के दोनों जानिब काफ़ी लोगों की भीड़ थी। कुछ तो किसी की ज़ात पर हंस रहे थे और कुछ लोग आपस में तनकीदी बातें कर रहे थे। महताब खान वहाँ अजनबी था, लेकिन उसके अंदर माजरे को जानने की जुस्तजू पैदा हुई। बहरहाल सामने अकबर होटल था जो एक कुशादा झोंपड़े में आबाद था। महताब ने गाड़ी साइड करके रोकी और बाहर निकला। अपने अपने घरों से खातिन व लड़कियां भी झांक रही थीं। कुछ तो हंस रही थीं और कुछ अफसुर्दा थीं। महताब खान ने एक अधेड़ उम्र शख्स से पूछा, यहाँ कुछ हुआ है क्या हज़रत? उस शख्स ने चौंकते हुए उसके हसीन सरापा का जायज़ा लिया और अदब से बोला, जी ऐसा है बाबू साहब कि चंदवारा के एक रईस की बिगड़ी हुई औलाद है जिसने 4000 रुपये में खूबसूरत घोड़ा खरीदा है और हर 2-4 दिनों पर उसकी सवारी करने का मशक करता है। और घोड़ा है कि हर बार उसे पटखनी देता है और बदले में बेचारा जानवर चाबुक की मार खाता है। कमबख्त को घोड़ा संभलता ही नहीं है और वो सवारी करने निकल पड़ता है। वो देखिए लंगड़ाता हुआ आ रहा है। महताब खान ने फ़ौरन निगाहें उठाकर पूरब की जानिब देखा। एक शख्स नहायत खूबसूरत स्याह घोड़े की लगाम थामे चौक की जानिब आ रहा था और उसके ताक़ुब में थोड़ी दूर के फासले पर 21-22 साल एक पतला दुबला नौजवान हाथ में चाबुक लिए लंगड़ाता हुआ आ रहा था और उसे देख कर लोग हंस रहे थे। महताब खान आगे बढ़कर घोड़े के साइज को रुकने का इशारा किया तो वो फ़ौरन रुक गया। उसके होंठों पर भी हल्की फीकी मुस्कान थी जिससे उसका सदमा नुमाया था। नौजवान भी करीब आ गया और हैरत से माहौल पर तायराना नजर डाला। तभी महताब खान ने कहा, अस्सलाम वालेकुम बिरादरम। जज जी अलैकुम अस्सलाम। सलाम के जवाब से महताब ने भांप लिया, जवान तालीम याफ्ता है।
उसने पूछा, ये आपका घोड़ा है? जवान के लहजे में किसी कदर सख्ती आ गई। उसने कहा, आपको क्या लगता है? मुझे भी वही लगता है जिसका इकरार करने से आप गुरेज कर रहे हैं। दरअसल मेरा ख्याल है कि या तो घोड़ा अपने सवार को नहीं समझ पा रहा है या आप अपने घोड़े के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। आप ज़की हैं क्या? नौजवान ने तनकीदी लहजे में पूछा। तो महताब फौरन बोला, किसी रेस कंपनी का ज़की तो नहीं हूँ, मगर एक अच्छा सवार ज़रूर हूँ दोस्त। अफसोस है कि आपने इस बेचारे को चाबुक मार मार कर जगह जगह टांगे फोड़ दी है। नहीं संभलता है तो क्यों रखा है इसे? नौजवान अकड़ गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये नसीहत आप किस खुशी में दे रहे हैं? लोगों की भीड़ इर्द गिर्द इकट्ठा हो चुकी थी। महताब ने कहा, खुशी नहीं बल्कि अफसोस में कह रहा हूँ भाई। अगरचे ये घोड़ा आपकी मिल्कियत है, मगर इस वक्त आप इसकी पिटाई के एवज कानूनन मुजरिम हैं, जिस बात से गालबन वाकिफ नहीं है। सरकार इस घोड़े को तहवील में लेकर ताज़ीरात हिंद के मुख्तलिफ दफात के तहत आप पर मुकदमा चला सकती है। मुमकिन है आपको जेल भी जाना पड़ जाए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो मैं पुलिस बुलाता हूँ, आप उसी से दरियाफ्त कर सकते हैं। नौजवान उसकी बातें सुनकर हक्का बक्का सा आंखें फाड़ फाड़ कर महताब खान को देखने लगा। बेटा का पजामा ढीला हो चुका था। उसने इज्जो इनकिसारी से कहा, अरे नहीं भाईजान, मुझे पुलिस और कोर्ट कचहरी के लफड़े में नहीं पड़ना। तो फिर एक काम कीजिए। महताब बोला, मुझे थोड़ी ट्राई करने दीजिए कि जिससे आपने घोड़ा खरीदा है उसने इसे सवारी की तालीम दी भी है या नहीं। मगर आप हैं कौन? बस आपकी ही तरह एक इंसान हूँ, लेकिन आपके बिल्कुल बरक्स। इन दिनों जेल रोड पर ही वाक़ शहनाज मंजिल में क़याम पजीर हूँ। वो देखिए मेरी एम्बेसडर खड़ी है। मैं घोड़ा लेकर भागूंगा नहीं। सभी लोग हंसने लगे। उसी आसना घबराया हुआ गणेश माझी हाथ में सब्जियों से भरा थैला लिए तेजी से वहां आ गया और घबराए लहजे में बोला, क्या हुआ छोटे मालिक? महताब ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वाह, आप भी आ गए। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मेरे इन अजीज भाई को शायद इनके घोड़े ने पटखन्नी दे दी है। वहाँ मौजूद लोग तो पहले ही से महताब को हैरत और फख्र से देख रहे थे। अब गणेश ने जिस अंदाज में मुखातिब किया था, सभी हैरत से और भी मबहूत हो उठे थे। महताब ने जो ही हाथ आगे बढ़ाया, साइस ने फौरन लगाम थमा दी और जवान ने फौरन चाबुक दे दी। महताब ने घोड़े की गर्दन थपथपाई तो घोड़ा गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखने लगा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसने अपनी रूमाल से पोंछा और गणेश को रूमाल थमा दिया। फिर उसने जब घोड़े के मुंह में अपना मुंह सटाकर उसका बोसा लिया तो वो हनहना उठा। शायद वो अपनी खुशियों का इजहार कर रहा था। चुनांचे महताब ने बिस्मिल्लाह करके छलांग लगा दी। लगाम के जरिए इशारा दिया तो वो पूरब रुख मुड़ गया। तमाम लोग सड़क किनारे भागे और ज्यों ही उसने अपने पैरों से इशारा दिया, घोड़ा छलांग लगाते हुए मिनट भर में निगाहों से ओझल हो गया। कोई लम्हा भर बाद ही वो तूफान की तरह आकर रुका तो कई लोगों ने एक साथ कहा, इसे कहते हैं शहसवार। समझे रईस ज़ादे? नौजवान मुस्कुरा रहा था। महताब खान घोड़े से उतरते हुए बोला, बिरादरम, आप इसे नहीं झेल पाओगे। बेहतर होगा बेच डालो। कोई खरीदार तो मिले। नौजवान बोला, बोलिए कितना चाहिए? नौजवान ने कहा, जी मैंने इसे 4000 में ख़रीदा था। बहुत खूब, मैं आपको 4500 दे देता हूँ। जी, जैसी आपकी मर्जी। साइस फ़ख्र से महताब को देखकर मुस्कुरा रहा था। महताब ने घोड़े की लगाम गणेश को थमा दी और आगे बढ़कर कार की ड्राइविंग सीट से हैंडबैग लेकर वापस आया और 4500 रुपये उस जवान को थमा दिया। गणेश घोड़ा लेकर आगे बढ़ गया तो महताब खान ने लोगों से पूछा, यहाँ आसपास जानवरों के कोई डॉक्टर हैं क्या? कई लोगों ने एक साथ कहा, आगे कच्ची सराय चौक पर एक रिटायर्ड बड़े डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब की क्लिनिक है। वेरी गुड, मुझे अभी उनसे मिलना है। घोड़ा के लिए दवाएं लेनी है, मगर पहले चाय पी ली जाए। आइए बिरादरम, उसने नौजवान व उसके मुलाजिम साइस से कहा और जो ही होटल की जानिब चलने को हुआ, देर से खड़े टोपी वाले एक मुहज़्ज़ब शख्स ने टोका, बेटे एक मिनट, आप महताब ने फ़ौरन कहा, जी जनाब, मैं महताब खान पेशर मरहूम शादाब खान मौजे गयासपुर से बिलोंग करता हूँ। उफ, वो टोपी के ऊपर से सर पर हाथ फेरते हुए मजीद बड़बड़ाए, शहनशाह अदल जनाब शादाब बाबू के फर्जंद हैं आप। बेटे, मेरा घर नज़दीकी
वो सामने की गली में है, सामने की गली में है। इल्तजा है कि आप मेरे घर की चाय। माताब ने खुशदिली से बात काटी। फिर कभी अंकल, बेहतर होगा इस वक्त हम लोग होटल की ही चाय पी लें। आइए सभी लोग चलिए। वो काफलों के दरमियान अकबर होटल की जानिब बढ़ने लगा था। चुनांचे कोई 2 घंटे बाद जब वो घोड़े की दवाओं के साथ घर वापस आया तो देखा घोड़ा लोहे की नांद में चारा खा रहा था और गणेश उसके जिस्म को सहला रहा था। उसने कहा, घोड़ा बहुत प्यारा और शरीफ है छोटे मालिक। और हाँ, घोड़ा वाले ने अपने आदमियों के हाथों माताब ने बात काटी। हाँ, मैं समझ गया काका, जो चारा इकट्ठा कर रखी थी उन्होंने नाथ समेत हमारे पास भेजकर बड़ी मेहरबानी की है। मुझे उनसे मिलकर शुक्रिया अदा करना होगी। दौरान गुफ्तगू सामने दिलशाद बानो बाहरी सहन में निकल आई थी और उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। माताब ने दवाओं का ठोंगा गणेश को थमाकर दवाएं समझा दी और मामी की जानिब बढ़ गया था। वाज़े हो के शहनाज मंजिल के बाहरी हिस्से में कुशादा सहन के दोनों जानिब बड़े बड़े जो गेस्ट रूम थे उसमें से एक रूम महताब खान की ख्वाबगाह थी। डबल बेड का गद्देदार फर्श, सोफ़ों का मुकम्मल सेट, एक अलमारी और चंद दीगर कुर्सियों से आरास्ता कमरे की दीवार पर कई तस्वीरें आवेजा थीं। एक में थे तन्हा शादाब खान, दूसरे फ्रेम में तन्हा थी नसीमा बेगम और दोनों के दरमियान तीसरे फ्रेम में कमोबेश 1 साल का महताब खान। चौथे फ्रेम में शादाब और नसीमा के दरमियान वालदैन की जांघों पर दोनों हाथ रखे बैठा है महताब खान। 5वीं फ्रेम में स्कूली ड्रेस और पुश्त पर किताबों का बैग उठाए 9 साला महताब खान मुस्कुरा रहा है। और उसी कमरे के गेट के सामने की दीवार पर 4 और 6 स्क्वायर फीट कीमती चिकनी लकड़ी का खूबसूरत नक्शो निगार वाला एक फ्रेम आवेजा था जो बारीक गुलाबी रंग के मखमली गिलाफ से ढका था। और उसी जगह एक टेबल पर पेंटिंग्स के रंगों और उसमें काम आने वाले ब्रश व दीगर सामान रखे थे। उस फ्रेम के अंदर क्या था उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था और न किसी ने देखा था, क्योंकि हर वक्त उस गेट में ताला पड़ा रहता था। रात के 11 बजे तक तो महताब खान मामी और भाइयों के साथ उनके ही कमरे में रहता या फिर बाहरी सहन में रखी कुर्सियों पर गणेश और राजिंदर के साथ बैठकर ज़रूरी बातें करता। चुनांचे बाहर से अंदर तक जब सभी सो जाते तो लम्हों बाद वो उठकर अपने कमरे में जाकर सो जाता था। लेट से सोना और सुबह सवेरे उठना उसकी आदत थी। शाम तकरीबन 8 बजे महताब ने मामी से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ मम्मी, जब तक जसीम बाबू, शमीम बाबू और राजिंदर भाई भी आ जाएंगे। मामी ने तजब्जुब आमेज लहजे में पूछा जो उसके कदमों से लगी बैठी थी, मगर इस वक्त आप कहाँ? फिक्र की कोई बात नहीं मम्मी, सूरज बाबू से मिलकर आता हूँ। कल से देखा नहीं उसे, मुमकिन है वो अभी अपने ऑफिस पर ही होगा। वो फौरन फर्श से उठकर टेबल से कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। सामने गणेश खड़ा मिला। काका, मेरे तूफान को दवा खिला दी? गणेश घोड़े का नाम सुनकर मुस्कुराया और खुशदिली से बोला, जी सरकार, दवा भी खिला दी और मरहम की पट्टी भी चढ़ा दी है। बड़े आराम से दवा खा ली हुजूर के तूफान जी ने। अब इसे सही जगह मिल चुकी है काका। अपने अल्फाज के साथ ही वो कार की जानिब बढ़ गया। सूरज के ऑफिस के करीब पहुंचकर उसने कम्प्लेक्स के बाहर ही अपनी कार छोड़ दिया और कंपाउंड में दाखिल हुआ। सूरज का गार्ड सर्वेंट क्वार्टर में खाना बना रहा था, जिसे अनदेखा करके ऑफिस के करीब गया और ज़रा सा ही पर्दा हटाया कि एक पल को चौंका और फौरन पर्दा छोड़ दिया। दरअसल सूरज के पहलू में एक लड़की बैठी थी और उसने अपना सर सूरज के कंधे पर और एक हाथ उसकी जांघ पर डाल रखा था। दोनों संभल गए और सूरज ने फौरन आवाज़ दी, मेरी जान रुक क्यों गए? आ जाइए। दूसरे ही पल जब महताब खान अंदर दाखिल हुआ, सूरज सोफ़ा से उठकर खड़ा था और लड़की उसके सामने वाले सोफ़ा के करीब जाकर खड़ी थी। महताब खान को देखते ही लड़की बोली, गुड इवनिंग साहब जी। महताब ने उसकी जानिब देखे बगैर सेम टू यू कहकर सूरज के पहलू में बैठ गया और संजीदगी से बोला, मैं आ तो गया दोस्त, लेकिन शायद मेरे आने का वक्त गलत था। जवाबन सूरज कहा लगाकर हंस पड़ा, अरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे नज़दीक कुछ भी गलत नहीं, सब सही है। सूरज के दिल का दरवाज़ा हर वक्त हर हाल में आपके लिए खुला है।
घर घर नहीं गए थे? महताब बोला, हाँ गया था ना। बहन ने इतने डिश बना रखे थे कि क्या बताऊं। आंटी के साथ बैठकर इतना खा लिया कि अभी तक वो डिश मेरे मैदे में कबड्डी खेल रहा है। उसकी बातें सुनकर लड़की खिलखिला पड़ी और सूरज कहकहा लगाकर जोर से हंस पड़ा। ऐसे में महताब खान सर उठाकर नाचते हुए सीलिंग फैन को घूरने लगा। दूसरे ही पल मौजूद लड़की संजीदा होकर महताब की कैफियत का अंदाज़ा लगाने लगी। उसका सपाट संजीदा चेहरा देखकर उसके दिल में हल्के मीठे दर्द ने अंगड़ाई ली और उसे झुरझुरी सी आ गई और उसके साथ ही उसे किसी हद तक खुद से नदामत महसूस होने लगी थी। अचानक सूरज ने पूछा, दुकान तो बहरहाल बहुत बेहतर चल रही होगी। हाँ, अल्लाह की मेहरबानी है। वैसे जसीम बेहद होशियार और कामयाब लड़का है दोस्त। सूरज ने उसकी तारीफ करते हुए मजीद कहा, मैंने दुकान पर फ़ोन किया था, उसे बहुत संतुष्ट और प्रफुल्लित महसूस किया। उसके अल्फाज के साथ ही एक लम्हा माहौल में खामोशी रही। फिर सूरज मजीद बोला, यूँ तो बचपन से ही यानी आदरणीय बाबूजी के संसार से जाने के बाद से ही तुम खामोश मिजाज बन चुके थे, जो आज तक कायम है। भगवान ही जाने तुम्हारे मिजाज कब और कैसे बदलेंगे। मैं हर वक्त कामनाएं करता हूँ दोस्त कि भगवान तुम्हें फिर से 9-10 वर्ष की आयु वाला मन मिजाज दे दे, किंतु आज तुम में कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन देख रहा हूँ। कुछ खास तो नहीं? जवाबन महताब ने उसे मारीखेज निगाहों से देखा और कुछ सोचते हुए बोला, यार फिलहाल मेरी उलझन व तरद्दुद का सबब आंटी की बीमारी है। समझ में नहीं आया और न मैंने आपसे पूछा कि आखिर उन्हें कौन सा मर्ज है कि एक टोकरी दवाएं उनके ताकुब में लगी रहती हैं। सूरज ने सोफा पर कसमसाते हुए कुमारी रोशनी की जानिब देखा। तुम अभी रुकोगी क्या रोशनी? हाँ, वो चौंकी। अब तक तो चली जाती, मगर साहब आ गए इसलिए रुक गई। अगर मेरी मौजूदगी से आप लोगों को, अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उसने सोफा की पुष्टगाह से टेक लगाते हुए एक लम्हा कुछ सोचा, फिर अपना बाजू फैलाकर महताब को अपने कंधे की जानिब झुकाते हुए उसके कान में सरगोशी की। मम्मी को लीवर कैंसर है और उनकी बीमारी से डॉक्टर के अलावा सिर्फ मैं अवगत हूँ। उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब है कब नहीं। चुनांचे महताब ने संभलते हुए मुताहिर अंदाज में उसकी जानिब देखा। क्या उनके ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली, बम्बई, मद्रास जहाँ विदेशी डॉक्टर आते रहते हैं? सूरज ने फ़ौरन बात काट कर कहा, यहाँ पटना में भी अब वही इंतज़ाम है दोस्त, और ये दवाएं जो फ़िलहाल चल रही हैं उन डॉक्टर्स के तजुर्बे के मुताबिक ही प्रिस्क्राइब की गई हैं, वरना उसने फिर महताब के कान में सरगोशी की, इस बीमारी का अब तक कोई मुकम्मल इलाज सामने नहीं आया। वैसे विदेश में रिसर्च जारी है, ये बातें लक्की को बताने की नहीं है। जवाबन महताब बड़बड़ाया, बेफिक्र रहो। माहौल फिर खामोश हो गया। एक लम्हा बाद महताब ने घड़ी देखी और बेदिली से बोला, अब मैं चलता हूँ सूरज बाबू, जसीम वगैरह आ चुके होंगे, वो लोग रात का खाना मेरे बगैर खाते ही नहीं हैं। वैसे आप भी? हाँ, बस मैं भी निकलूँगा ही। महताब खान आहिस्तगी से उठा और सूरज से हाथ मिलाकर ऑफिस से निकल गया, और जब घर पहुँचा तो वाकई सभी उसके मुंतजिर थे। शमीम अहमद उसे देखकर बार बार पेट पर हाथ फेरने लगा तो महताब ने कहा, क्यों, क्या हुआ, मरोड़ तो नहीं हो रहा? नहीं भाईजान, दरअसल यहाँ चूहे दौड़ रहे हैं। होमवर्क में भी तबीयत नहीं लग रही थी। सभी हंस पड़े सिवाय महताब के। तबीयत कैसे लगती? भूखे पेट जब खुदा की इबादत में तबीयत नहीं लग पाती है तो होमवर्क क्या चीज़ है? महताब ने उसे बाहों में लेकर उसके होंठों का बोसा लिया और बोला, कल से आप हम लोगों का इंतज़ार मत कीजिएगा, जैसे ही भूख का एहसास हो खा लिया कीजिए। लेकिन आपके साथ खाने में कुछ अलग ही आसूदगी मिलती है भाईजान। उसने दस्तरखान बिछाते हुए कहा तो महताब बोला, फिर दोबारा खा लीजिएगा ना। दिलशाद बानो खिलखिला कर हंस पड़ी। बहरहाल खाने का जायज़ा लेते हुए महताब ने कहा, मम्मी, बकरे का गोश्त रामू काका को। दिलशाद बानो दरमियान में ही बोली, बेटे, मामी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके मिजाज और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझती हूँ। शमीम बाबू एक प्याला गोश्त दे आए थे। बहुत खूब। महताब खान अपने मुंह में लुकमा डालकर बोला, वैसे कल सुबह मैं नाश्ते के बाद शिवनगर के लिए निकलूँगा। पता नहीं कुमोद कैसी और किस हाल में है। हाँ बेटे, जाना बिल्कुल ज़रूरी है, बच्ची के जेवरात यहीं पड़े हैं और अपने इस मकान की मालूमात भी उसे नहीं होगी। जवाबन महताब ने धीमे लहजे में कहा, मुमकिन ही नहीं।
चुनांचे वो खाने में मसरूफ़ रहा, जबकि उसकी मामी धीरे धीरे लुकमा चबाते हुए उसके झुके चेहरे का जायज़ा लेती रही, जिस पर एक के बाद एक कई रंग उभरते और मिटते रहे थे। पता नहीं वो किस तख़य्युलात में डूबा रहा था। बहरहाल यहाँ पर मैंने 11वीं किस्त मुकम्मल कर दी, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।